हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसे सा मतलब है कि आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। वन सेकेंड, लेट मी एडजस्ट द वॉइस। ओके, तो आपकी पढ़ाई कंसिस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपका कंसिस्टेंट रहना। क्या इम्पॉर्टेंट है आपका कंसिस्टेंट रहना। यूपीएससी कंसिस्टेंसी डिमांड करता है किससे? स्टूडेंट से। और स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि कंसिस्टेंसी डिमांड हो रही है, और उन्हें लगता है कि भाई यूपीएससी सिर्फ मटेरियल के पीछे। ठीक है, यूपीएससी देखता है आपकी ट्रेनिंग। जब आप यूपीएससी जर्नी स्टार्ट करते हो, तो एज बीइंग एन आईएएस आईपीएस आपकी ट्रेनिंग, या एज बीइंग एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंडर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। डे वन जब से आपने डिसाइड किया कि हमें यूपीएससी करना है, तभी से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, एज बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? कंसिस्टेंट रहता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐसा नहीं आज हो गया कल हो गया। उनके पास इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को लाइन अप करने के लिए। तो वो ट्रेनिंग आपकी अभी से ही स्टार्ट हो रही है, और वो दिखाता है आपका कंसिस्टेंट नेचर। बोलते हैं ना ढीठ, जो आपकी ढीठता है, आपका जो है कि मैं ढीठ हूँ, मैं तो करूँगा करूँगा करूँगा, मैं तो रोज़ पढ़ूंगा, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे भाई आग लग जाए, पर मुझे रोज़ ये लेक्चर्स लेने हैं, या मुझे ये नोट्स बनाने हैं, या मुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स ये वाले यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, मुझे पेपर से पहले ये पूरा कंप्लीशन करना है। वो सब होती है आपकी ढीठपन। ठीक है, तो वही ढीठपन चाहिए यूपीएससी को, कि आप ढीठ हो। ठीक है, एक तो ये वॉइस लेक्चर में, ओके ओके ओके, नाउ इट्स फाइन। ठीक है, तो वही ढीठपन के चक्कर में हम भी थोड़े ढीठ हैं। हम भी ढीठपन से क्या कर रहे हैं? रोज़ एक लेक्चर डाल रहे हैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा पॉलिटी फोड़ो सीरीज़ चल रही है। ठीक है, रोज़ एक क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड हो रहा है, जो हमें लगता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में आने के 100% चांसेस हैं। और वहाँ पे उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? एक टॉपिक भी उसके साथ हम निपटा रहे हैं, क्वेश्चन टॉपिक उसके साथ साथ आपका निपट रहा है। ठीक है, और फिर हमारा टारगेट है, ये आपको पता ही है, 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी सीरीज डालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो ये सेल्फ पे सीरीज है ना गाइज, इसको हमने इतना शॉर्ट और क्रिस्प रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस बनाए जो कचरा हो। मुझे कचरा देना बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों को। ठीक है, आज हमें लेक्चर नंबर 33 पे, इससे पहले लेक्चर्स हो चुके हैं। नंबर मैंने यहाँ पे मजाक के लिए नहीं लगाए हैं, मज़े नहीं आ रहे मेरे को यहाँ पे नंबर लगाने में। मैंने नंबर लगाए हैं ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट पॉलिटी की सीरीज़ पढ़ो। क्या? पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से ही दूसरी पॉइंट पे आप जंप करोगे, तब जाके आपकी सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट होगी। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट जंप करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेक्चर नंबर लगाए हैं। 80 लेक्चर्स सेल्फ पे सीरीज़ में अपलोड हो रहे हैं। कितने? 80 लेक्चर्स। ठीक है, सेकेंडली 80 लेक्चर्स तो अपलोड हो ही गए। हमारी पॉलिटी फोड़ो सीरीज में रोज एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सुबह 7 बजे मैंने डेडलाइन दे दी है कि भाई टीम 7 बजे अपलोड करे आपके लिए। जैसे ही आपने आपका यूट्यूब खोला, सुबह सुबह आदत होती है स्क्रॉल करने की, तो वैसे ही आपका एक टॉपिक वहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हम शाम को या दिन को इंस्टा पे क्या डालेंगे? नोट्स डालेंगे लेक्चर्स के ऊपर। नोट्स या एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन वहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो वो इंस्टाग्राम पे आपने दिन पे वहाँ देख लिया, और शाम को ये जो बिग लेक्चर्स है वो अपलोड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे दिन आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी पॉलिटी की। और पता कितना लगेगा? ये शॉर्ट लेक्चर है ही, ज़्यादा ज़्यादा 30 से 40 मिनट का ये लेक्चर होता है। ठीक है, 2 से 3 मिनट की पॉलिटी फोड़ो सीरीज हो गई। ठीक है, और मतलब मान लो कि 40, मतलब 1-1.5 घंटे में रोज का आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस यहाँ से फिनिश हो रहा है। ये मेरी गारंटी है कि ये आपने लगा ली ये सीरीज, सेल्फ पे सीरीज, पॉलिटी फोड़ो सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, ये तीनों का कॉम्बो आपने लगा लिया। ठीक है, तो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस कहीं नहीं किसकेगा, ये मेरी गारंटी, कहीं नहीं किसकेगा, कहीं नहीं इधर उधर होगा, सीधे लाइन पे जाएगा, और उन ही टॉपिक्स में से आपका पेपर बनेगा। हमारा टारगेट है जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है यूपीएससी का, उसको हम प्रिडिक्टेबल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रिडिक्टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो प्रिडिक्टेबल बनाते हैं इस चीज़ को। आज पढ़ने वाले हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर। हमने पहले ये पढ़ा था पार्लियामेंट में,
आज हम पढ़ेंगे उसको स्टेट पे, क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट कर चुके हैं सीरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट हो गई है। तब स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर हम पढ़ेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसको पूरा तोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ पे, आप देखना, ठीक है। वेरी सिंप्लीफाइड, बहुत ही आसान रहेगा आज का अपना लेक्चर। अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे हैं आप समझ जाएंगे कितना इजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर को देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर का कंपोजिशन देखते हैं क्या क्या है। स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो 3 टाइप्स में डिवाइड मिलेगी आपको, ठीक है। सबसे पहला होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। देखो लेजिस्लेचर क्या होता है, रेगुलेशन, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स जो बनाती हैं कि भाई स्टेट में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो अप कर रहे हैं, एक्ट्स बना रहे हैं। कैसे बनते हैं वो, स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल उसको क्या करती है, हरी झंडी निकालती है, दोनों हाउसेस, ठीक है। फिर वो गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर असेंट देता है और फिर वो एक्ट्स बन जाते हैं, पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब ये फॉर्मुलेशन हो गई है पॉलिसीज किसका, लेजिस्लेचर का, ठीक है। एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ये हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इतना समझ लो, ठीक है। अब लेजिस्लेचर ने ये चीजें तो निकाल दी, रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स पॉलिसीज निकाल ली, इसको ग्राउंड लेवल पे, इसको ग्राउंड लेवल पे जो वर्क करवाएगा वो होता है एग्जीक्यूटिव। ग्राउंड लेवल पे जो वर्क करवाएगा वो होता है एग्जीक्यूटिव, और वो कौन होते हैं, गवर्नर प्लस सीएम प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आ गया, गवर्नर प्लस सीएम प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ठीक है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ठीक है। इसमें आप भी आ जाओगे, सिविल सर्वेंट्स भी आ जाओगे, ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आते हो। समझ में आ गया, तो ये हो गया हमारा है। और एक होती है हमारी जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके बारे में पढ़ लिया है। फिर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सब्स्टिट्यूट कोर्ट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हमने पूरा उसको बाइफरकेट करा है, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बाइफर करेंगे लेजिस्लेचर को, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इतना रंग बिरंगा क्यों कर रखा है इसको, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 2 हाउस होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इस हाउस को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। बनाते रहो नोट्स, ये चार्ट है यहाँ पे, इस चार्ट को बनाओ अपने किसमें, नोटबुक में, तब आएंगे आपको मज़े, ठीक है। मज़े लेना है पढ़ते पढ़ते, बोर मत होना। ये थोड़ा लेक्चर लंबा चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये लेक्चर के बाद एक भी पॉइंट ना छूटे, आप बोले कि ये चीज़ नहीं पढ़ाई थी, तो लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। चलो पहले देखते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली पे आते हैं, ठीक है। मिनिमम कितनी होगी इसकी, 60 होगी और मैक्सिमम होगी इसकी 500, ठीक है। समझ में आ गया, मिनिमम कितनी 60 और मैक्सिमम होगी इसकी 500। ये क्या कौन सा वाला बना दिया, एक्सेप्शन फॉर मिनिमम, अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे डॉट लगाना भूल गए टीम मेंबर, ठीक है। एक्सेप्शंस फॉर मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 60 है, लेकिन देखो कुछ कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिसमें पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो कुछ एक्सेप्शंस में आती हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, गोवा है, उसके मिनिमम कितने हैं, 30 हैं। और मिजोरम है, नागालैंड है, उनके मिनिमम कितने हैं, एक की 40 है, एक के 46 है। देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। एक्सेप्शंस आपको इंडियन पॉलिटी में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन देखो मिनिमम 60 है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मिनिमम नहीं है, जैसे कि अरुणाचल, सिक्किम, गोवा, मिजोरम एंड नागालैंड। ये याद रखना, ठीक है, ये एक्सेप्शन याद रखना, ये एक्सेप्शन याद रखना, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे मिनिमम 60 का रूल लागू नहीं होता है, ठीक है। आप इलेक्शन देखते हैं, इलेक्शन मेरे को बताया था असेंबली का कैसे होता है, इलेक्शन बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, डायरेक्ट इलेक्शंस होता है यहाँ पे बाय द पीपल,
लोग यहाँ पे इलेक्शन करते हैं, अपनी फेवरेट पार्टी को क्या करते हैं, वोट देते हैं, और जिसको क्या मिलते हैं, मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं। ठीक है, कितनी भी पार्टीज है उसमें मैक्सिमम जिसको रिप्रेजेंटेशन मिलती है वही यहाँ पे क्या मिलता है, राजा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल। ठीक है, मेजॉरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट्स नॉमिनेशन, अब देखो यहाँ पे नॉमिनेशन होती है, 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे नॉमिनेट होता है। नोट 1/4 104 4th कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये तो नॉमिनेट की से रिमूव हो गया है। ठीक है, 1 मेंबर यहाँ पे रिमूव हो गया, और 2 वहाँ पे होता है, उसमें लोकसभा में जो 2 होता था वो भी रिमूव हो गया है। और किससे रिमूव हुआ है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसको देखो हल्का सा क्लियर करती हूँ। एक तो क्या ये जो चार्ट है ना बहुत छोटा बना हुआ है, आपको वहां से दिख रहा होगा, यहाँ से मुझे और मतलब ब्लर दिख रहा है ये चार्ट, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रीड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा और स्पेसिफाई करते हैं इसको। तो यहाँ पर है 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे नॉमिनेट होता था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको हटा दिया गया, 1 एंग्लो इंडियन को यहाँ से हटा दिया गया। वैसे ही सेंट्रल में भी 2 होते थे, उनको भी हटा दिया गया। ठीक है, तो इनको क्या करा दिया गया, हटा दिया गया। और ड्यूरेशन देखते हैं, ड्यूरेशन क्या है इसकी, नॉर्मल कितनी होती है, 5 इयर्स होती है, 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, वापस से री इलेक्शंस होते हैं, तो 5 साल होती है। However, गवर्नर कैन डिसॉल्व द असेंबली एट एनी टाइम, डिसॉल्व कर सकता है असेंबली, मैंने बताया था पहले में, जब क्या हो, नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड चार्ट मुझे मरवाएगा। वापिस से पढ़ते हैं। तो कॉन्फिडेंस से तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स निकलते हैं। ठीक है, डिसॉल्व कौन करता है, सीएम प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा चार्ट देख के, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने इससे पहले ये चार्ट थोड़ा और ज़्यादा बाइफरकेट करने के लिए बोला था टीम को, बट इन्होंने पता नहीं इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर बोलते हैं गवर्नर को क्या कि डिसॉल्व कर दो असेंबली, तो ये गवर्नर उसको डिसॉल्व कर सकता है, किसके रिकमेंडेशन पे, सीएम प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो पार्लियामेंट, देखो इमरजेंसी में मैंने पढ़ा रखा है, इमरजेंसी में हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, एक्सटेंड कर सकता है 5 साल के आगे भी, जब इमरजेंसी हो रही है, क्योंकि इलेक्शन का तो टाइम है ही नहीं। ठीक है, तो वो एक्सटेंड कब होगा, हर एक साल में ये एक्सटेंड होता है, 1 ईयर एट अ टाइम। कितने, 1 ईयर एट ए टाइम पे एक्सटेंड हो सकता है जब इमरजेंसी चल रही हो। ठीक है, चलो अब आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। ठीक है, मिनिमम इसके होते हैं 40 और मैक्सिमम होती है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 500 का 1/3। ठीक है, मैक्सिमम 500, तो उसका 1/3 होगा यहाँ पे मैक्सिमम कितना, 1/3, और यहाँ पे मिनिमम कितना होगा, 40। यहाँ पे मिनिमम कम रखा है 40, यहाँ पे मिनिमम कितना था, 60। किसमें, असेंबली में। काउंसिल में कितना है, मिनिमम 40। ठीक है, मैक्सिमम कितना है, 1/3 ऑफ टोटल लेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देख लिया। एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। अब काउंसिल की जो स्ट्रेंथ होगी उसकी ज्यादातर जो यहाँ पे जिम्मेदारी होगी वो कौन लेगा, पार्लियामेंट लेगा। पार्लियामेंट फिक्स करता है काउंसिल की क्या स्ट्रेंथ, कौन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये पूरा हमने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा है पूरा, एक बार सीरीज में जाके आप देखो। ठीक है, आई होप आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, छोटा लग रहा है। ठीक है, चलो 1/3 बाय, अब और क्या देख रहे हैं, इलेक्शन 1/3 बाय मेंबर ऑफ लोकल बॉडी म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट। अब देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो वो होता है ना, इलेक्शन होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जो लोग वहां से पहले से होते हैं उनमें से निकाले जाते हैं, मेंबर्स अमंग इटसेल्फ चूज करते हैं, और वो इलेक्शन होता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन होता है इसका। तो इसका कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, इसको जूम कर सकती हूँ ना, देखो, हाँ चलो यार ये जूम है ना, हाँ हाँ हाँ, चलो गुड, जूम हो रहा है। ठीक है, इसका जो ये है ये इंपॉर्टेंट है अपन को। ठीक है, इसलिए मैंने जूम किया। देखो इसका जो इलेक्शन होगा वो देखते हैं, 1/3 बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडी म्युनिसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा। तो काउंसिल में जो 1/3 सीट है, ठीक है, वो लोकल बॉडी फिल करेगी। क्या, लोकल बॉडी फिल करेगी, जैसे कि म्युनिसिपालिटीज है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, यहां से 1/3 यहाँ पे होगा। लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
और देखो 1/3 बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से भी 1/3 लोग यहाँ काउंसिल में होंगे। कितने? 1/3, मतलब 1/3 तो लोकल में हो गए और 1/3 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो गए। आगे देखो 1/12 बाय ग्रेजुएट ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग विद इन द स्टेट। ग्रेजुएशंस होती हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहाँ के 1/12 जो ग्रेजुएट होंगे वो भी यहाँ पे काउंसिल्स में अपॉइंटेड होंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही डिफरेंट वाला मैटर है काउंसिल का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, एज कंपेयर टू व्हाट, राज्यसभा, ठीक है। चलो 1/12 बाय टीचर्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल के नीचे वाले स्टैंडर्ड से नहीं, टीचर जो 3 साल से स्टैंडिंग है स्टेट में, ठीक है, जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही है, वहां के 1/12 ये लेंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप देखो 1/3 1/3 1/12 और 1/12 का ये कंपोजिशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके ओके, समझ में आ गया। चलो अब देखो गवर्नर का इसके अंदर क्या रोल होता है, काउंसिल के अंदर गवर्नर का ये रोल होता है कि जो 1/6 जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो नॉमिनेट करेगा कौन? गवर्नर। तो देखो इसका जो कंपोजिशन आप जब बनाओगे कंपोजिशन, तो देखो 1/3 तो हमने लोकल बॉडी से निकाल लिए, 1/3 हमने लेजिस्लेटिव असेंबली से निकाल लिए, ठीक है, 1/12 हमने ग्रेजुएट से निकाल दिए और 1/12 हमने टीचर्स से निकाल दिए। और ये याद रखना कि नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, ठीक है। और हमने 1/6 कौन निकाल रहा है? गवर्नर की डिस्क्रिशन है कि गवर्नर क्या करेगा? अपॉइंट करेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसका जो कंपोजिशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पे क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड हो सकता है, तो ये कंपोजिशन बना लो अपने नोटबुक में, ठीक है। चलो और क्या है? ड्यूरेशन देखो, इसका दिख रहा है ना आपको सबको, ठीक है। ड्यूरेशन देखो, अ कंटिन्यूइंग चैम्बर एंड दस नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा भी कंटिन्यूएशन में थी, तो काउंसिल भी एक कंटिन्यूएशन चैम्बर है और इसमें 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है। वेरी वेरी क्लोज टू राज्यसभा, राइट। 1/3 मेंबर क्या हो रहे हैं? हर 2 साल में रिटायर हो रहे हैं, इसलिए ये कंटिन्यूअस चैम्बर है। क्या लेजिस्लेटिव असेंबली कंटिन्यूअस चैम्बर है? नो, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है बट नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट चले, आ जाओ। अब देखते हैं मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इनके मेंबर्स देखते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है स्टेट लेजिस्लेचर के? ठीक है, सबसे पहले ये सब चार्ट में ही है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सबसे पहले बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्वालिफिकेशन गिवन है? देखो सबसे पहले क्वालिफिकेशन यही होता है कि ही और शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो पहले क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ ऑन अफर्मेशन बिफोर द पर्सन अथॉरिटाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। ओथ्स लेनी पड़ेगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। और 25 ईयर्स होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में और 30 ईयर्स होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यहाँ पे एज डिफरेंस है, लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 साल और काउंसिल में 30 ईयर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, बाय द पार्लियामेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1958। रिप्रेजेंटेशन, इसका फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। इसके अंडर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ठीक है, मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कॉन्करेंट स्टेट। हाँ भाई, इलेक्टेड होना चाहिए वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। फॉर गवर्नर्स नॉमिनेशन मस्ट बी ए रेजिडेंट इन द कंसर्न स्टेट। अब देखो गवर्नर के यहाँ पर थी 1/6 था, ठीक है, गवर्नर नॉमिनेट कर सकता था काउंसिल में, लेकिन गवर्नर की नॉमिनेशन अगर वो किसी को भी कर रहा है तो वो स्टेट में रिजाइड होना चाहिए, ठीक है, कि वो स्टेट काउंसिल में कर रहा है, ठीक है। और देखो, टू कंटेस्ट सीट रिजर्व फॉर SC/ST द पर्सन मस्ट बी SC/ST रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली बात है, तो कॉमन सेंस की बात है, SC/ST की अगर सीट है तो SC/ST का होना चाहिए वो बंदा या बंदी, ठीक है। तो ये हो गई है मेंबर्स की क्वालिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेचर में। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गिवन है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या गिवन है, ठीक है। ये देखो चार्ट अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखो क्वालिफिकेशन देख ली तो डिस्क्वालिफिकेशन भी देखनी होगी। डिस्क्वालिफिकेशन देखो, ऑफ बीइंग चूजन एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सबसे पहले है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में होल्ड करता है?
फर्स्ट, इट होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियसली कोई लालची इंसान को यहाँ पे नहीं रखा जाता जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट खेले, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे निकलता है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स और डिक्लेयर बाय अ कोर्ट, अगर वो अनसाउंड माइंड है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा है कि वो अनसाउंड माइंड है, तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट इसको डिक्लेयर कर दिया गया, कंगाल डिक्लेयर कर दिया गया, सिटीजन नहीं रहा वो अब इंडिया का, ठीक है। वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजन ऑफ ए फॉरेन स्टेट, मैंने बताया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है सिटीजनशिप में, ठीक है। कितने 3 टाइप से सिटीजनशिप आपकी निकलती है, ठीक है, ठीक है। तो वॉलंटरी अगर आपने एक्वायर कर ली है और आपने कभी आपकी गवर्नमेंट सिटीजनशिप हटा देती है, ठीक है, कभी कभार आपने किसी और की सिटीजनशिप ले ली है, 3 टाइप की सिटीजनशिप से आप निकाल सकते हो, तो वो सब मैंने सिटीजनशिप में पढ़ा है। अब देखा किस तरीके से लेक्चर कनेक्ट करते हैं, वहाँ जाके देखो, मैं नहीं समझाऊंगी यहाँ पे, ठीक है, वहाँ जाके पूरा की पूरा देखो, पूरा उसको एक्सप्लोर करो। मैं कह रही हूँ पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूरी तोड़ डालो भाई, ठीक है। तो ये हो गया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। इससे कि आप क्या कर सकते हो, आपकी मेंबरशिप आपके हाथ से जा सकती है एज बीइंग द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। पार्लियामेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या है, सिमिलर टू दोज ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो हमने पार्लियामेंट का पूरा चैप्टर पढ़ा था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलता है कि पार्लियामेंट में जैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी होगा, ठीक है। पार्लियामेंट में जैसे होता है वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी होगा। तो पार्लियामेंट में कैसा होता है वो पार्लियामेंट में जाके पढ़ो, पूरा एकदम डिटेल में गिवन है, ठीक है। चलो, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन पता ही है भाई, जब भी कोई पार्टी का बंदा या बंदी ऐसी हरकत करे कि पार्टी क्या हो, डगमगा जाए किसी भी सेंस में, क्योंकि हमारे इंडिया के पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम बार बार इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, तो वो हो जाता है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन में, हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देख, तो अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल में आता है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन टू बी डिसाइडेड बाय सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब देखो अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में है तो चेयरमैन देखेगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली में है तो स्पीकर देखेगा, और इनका जो भी डिसीजन होगा उसको हम जुडिशियल रिव्यू में रखेंगे, ठीक है। जो भी डिसीजन होगा एंटी डिफेक्शन से निकालने का मेंबर को, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को, उसको हम किस में रखेंगे, जुडिशियल रिव्यू के अंडर रखेंगे, वो जुडिशियल रिव्यू में होगा। क्योंकि क्या होता है, जो पार्टीज होती है अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती है, किसी को भी निकाल देती है मेंबर से, तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू को इसके अंदर डाला गया, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर, कि जुडिशियल रिव्यू करेगी कि ये सच में डिस्क्वालीफाई होना जरूरी था या सिर्फ एक पावर का मिसयूज करा गया, ठीक है। तो इससे हमने क्वालिफिकेशन देख ली है, ठीक है, क्वालिफिकेशन देख ली है मेंबर्स की, और हमने डिस्क्वालिफिकेशन भी देख ली है। चलो अब हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। आपको तो ये सिंपल से बात पता ही होगी कि जो काउंसिल होती है वो कंटिन्यूइंग होती है और असेंबली कंटिन्यूइंग नहीं होती है, ठीक है। कितनी की होती है, 5 years की होती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इनके दोनों के चीजें, ठीक है। द गवर्नर में डिसॉल्व इट सूनर देन 5 year, देखो 5 साल तो होती है, 5 साल के बाद तो फिर नई असेंबली बनती है, ठीक है, न्यू असेंबली फॉर्म होती है, ठीक है, न्यू पार्टी की, ठीक है, होती है। लेकिन ये तो 5 साल के बाद होती है, क्या 5 साल से पहले क्या उसको ड्यूरेशन उसका चेंज किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है? हाँ भाई हटाया जा सकता है। कौन कौन से रीजन से, कि भाई गवर्नर में डिसॉल्व इट सूनर देन 5 years, ठीक है। इन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द टर्म ऑफ 5 years कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंड हो सकता है 1 year एट ए टाइम, 1 year एट ए टाइम पे एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, टिल 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन केस हैव टू बी एन इफेक्ट, ठीक है। तो ये एक्सटेंड भी हो सकता है और खत्म भी हो सकता है जब सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल दे गवर्नर को कि इसको डिसॉल्व कर दो असेंबली को, तो वो डिसॉल्व भी हो सकती है 5 साल से पहले, ठीक है। मैंने कहा था ना सीता गीता एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे सीता गीता वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। अब आते हैं हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है, नॉट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन,
1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज परमानेंट बॉडी लाइक राज्यसभा, मैंने कहा था ना, वेरी मच लाइक राज्यसभा। ये क्या है, परमानेंट बॉडी है, हर सेकेंड ईयर में 1/3 रिटायर होता है और ये कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है। नॉट लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली जो 5 साल में डिजोल्व तो होती ही होती है, उससे पहले भी डिजोल्व हो सकती है, ठीक है, समझ में आ गया, और 5 साल से आगे भी जा सकती है अगर इमरजेंसी होती है 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ड्यूरेशन ऑफ द हाउस देखा, ठीक है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है। चलो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ठीक है, हमने टर्म देख लिया उसका असेंबलीज का। मेरे को एक बार पानी पीने दीजिए, ठीक है। ठीक है, टर्म देख लिया हमने, क्या क्या देख लिया स्टेट लेजिस्लेटर का, साथ के साथ देखते चलेंगे, ठीक है। हमने मेंबरशिप का क्वालिफिकेशन देख लिया, हमने डिस्क्वालिफिकेशन देख लिया, ठीक है, फिर हमने ड्यूरेशन देख लिया दोनों हाउसेस के, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है, दोनों हाउसेस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, बेसिक इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले स्पीकर ऑफ द असेंबली और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का इन्होंने देखा है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली देखेंगे जहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके 2 ऑफिसर्स होते हैं, सबसे पहला होता है स्पीकर और एक होता है डेप्यूटी स्पीकर। क्या, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। वैसे हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ काउंसिल्स भी करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले असेंबली देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है स्पीकर। देखो इलेक्शन कैसे होता है स्पीकर का, अमंग इट्स मेंबर्स होता है। डेप्यूटी स्पीकर भी अमंग इट्स मेंबर्स होता है। मेंबर अपने आप में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको लगता है कि कौन इस पोस्ट के लिए ज़्यादा सही रहेगा। टर्म क्या होता है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेंबली, असेंबली की जब तक लाइफ चल रही है इसका टर्म होगा, और सेम इसका भी यही होगा, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेंबली इनका टर्म चलेगा, ठीक है। वेकेशन ऑफ ऑफिस बिफोर एक्सपायरी टर्म, एक्सपायरी ऑफ टर्म से पहले वेकेंट हो सकती है। कैसे वेकेंट हो सकती है, क्यों, इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है। जब भी आप एक स्पीकर बनते हो, ठीक है, तो आपको असेंबली की मेंबरशिप खाली करनी पड़ती है ताकि आप बायसनेस ना कर सको, ठीक है। तो अगर इन्होंने खाली नहीं करी है और असेंबली के मेंबर हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, एक्सपायरी टर्म में जा सकते हैं, वैकेंट कर सकते हैं ये सीट को। इफ ही रिजाइन बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर, मैंने कहा था रेजिग्नेशन या तो आपके एक अपर को मिलेगा, एक डाउन को मिलेगा, तो रिजाइन किसको करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को। इफ ही रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली ने एक रेजोल्यूशन निकाला, किसको निकालने के लिए, स्पीकर को निकालने के लिए, ठीक है। और रेजोल्यूशन के लिए क्या होगा, 14 डे एडवांस नोटिस होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं स्पीकर को, किससे, असेंबली से, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर कैसे निकाल सकते हैं, वेकेशन कैसे हो सकता है, इफ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर अगर असेंबली का मेंबर है तो भी उसको निकाला जा सकता है। रिजाइन करता है किसको, स्पीकर को, किसको रिजाइन कर रहा है, स्पीकर को रिजाइन कर रहा है, या स्पीकर किसको करता है, डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर किसको करता है, स्पीकर को, ठीक है। इफ ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, असेंबली ने मिले और असेंबली ने क्या करा, रेजोल्यूशन पास करा। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी मैंने पहले क्लासेस में आपको पढ़ा रखी है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ा रखी है, पढ़ा रखी है टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, यस आपको पढ़ा रखी है मैंने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसमें कौन से टाइप्स ऑफ मेजोरिटी लगेगी, ठीक है। तो टाइप, ठीक है, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, और इधर भी 14 डे एडवांस नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका रिमूवल, इनका जो बेसिस है वो दोनों का सेम ही है, ठीक है, स्पीकर का और डेप्यूटी स्पीकर का, ठीक है। तो डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर, ठीक है। अब डेप्यूटी स्पीकर क्यों करा जाता है कि भाई स्पीकर की वो क्या करेगा, ड्यूटी करेगा कि अगर ऑफिस वैकेंट है या स्पीकर एब्सेंट है, ठीक है। स्पीकर अगर एब्सेंट है या वैकेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर उसकी क्या करेगा, पोस्ट संभालेगा और वो स्पीकर की तरह वर्क करेगा, ठीक है, चाहे वो वैकेंट हो या एब्सेंट हो, ठीक है। दोनों वर्ड्स का मैंने आपको बताया था जुगलबंदी, एब्सेंट का और वैकेंट का, ठीक है। जिन्होंने लेक्चर देखा वो समझ गया होगा मैंने दोनों वर्ड्स क्यों यूज़ करे हैं,
ठीक है। नोट इन बोथ द केसेस डेप्यूटी स्पीकर हैज ऑल द पावर ऑफ द स्पीकर। ऑब्वियसली अगर वो स्पीकर की तरह रिजाइड कर रहा है तो पावर भी स्पीकर की तरह ही होंगे, ठीक है। इफ बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज एब्सेंट, असेंबली इज प्रिजाइडेड बाय वन ऑफ द चेयरपर्सन फ्रॉम द पैनल ऑफ चेयरपर्सन who are nominated by the speaker amongst the member. Chairperson while presiding at the same power as that of the speaker. अब देखो मैंने बताया था आपको कि चेयरमैन का पैनल बनाया जाता है और अगर ये दोनों ही एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। इफ बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज एब्सेंट, क्या है, दोनों ही एब्सेंट है, तब इन पैनल में से एक इंसान उठ के वहां पे इनकी ड्यूटी करेगा। लेकिन अगर ये वैकेंट है तो फिर एब्सेंट का मतलब क्या होता है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। वैकेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अब तो इसके ऊपर नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा। तो जब वैकेंट होगा चीज, तो वैकेंट में कौन चूज करेगा कि कौन रिजाइड करेगा उसके अंदर, कौन करेगा, बताओ 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 बताओ। स्पीकर। कौन करेगा, स्पीकर करेगा, ठीक है। चलो देखो एक बार वापस से पानी पीने दो। आज पता नहीं क्यों इतनी वाटर के क्राइसिस हो रहे हैं मुझे, और वाटर बॉटल भी नहीं है। मैं ask someone to bring a water bottle. ओके, तो इससे पहले हमने जो जो देखा है एक बार देख लो, ठीक है। देखो फटाफट। हम्म, गाइस गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मुझे ये भी बॉटल जब तक पढ़ते हैं, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पानी का क्या है। चलो ठीक है, तो हमने देख लिया क्या रोल था। वैकेंट का मैंने आपको बता ही दिया, अगर एब्सेंट और वैकेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर संभालता है, और दोनों ही अगर वैकेंट है, क्या है, एब्सेंट है तो चेयरपर्सन के पैनल में से कोई उठ जाएगा। लेकिन अगर क्या है, वैकेंट है, क्या वैकेंट है कि मतलब इसमें इलेक्शन करवाना है, तो वैकेंट में कौन बैठेगा वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर, ठीक है। चलो देख लिया। चलो अब देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का। दिस इज ओके। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को देखते हैं। इलेक्शन क्या होता है, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होता है। इलेक्शन कैसे होते हैं, अमंग इट्स मेंबर्स में इलेक्शंस होते हैं इसमें भी, ठीक है। वैकेंट कैसे होती है, इफ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द काउंसिल, वही अगर ये भी मेंबर है काउंसिल का तो पार्शियलिटी होगी, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी अगर मेंबर है तो भी इसको हटा दिया जाएगा। इफ द रिजाइन बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी चेयरमैन, देखो रिजिग्नेशन क्या होगा, ये डेप्यूटी चेयरमैन को राइट करेगा और ये चेयरमैन को राइट करेगा, ठीक है। ये देखो साइकिल चल गई, वैसे ही वहां पर चली थी, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, यहाँ पे चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन को डालेगा और डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन को डालेगा, रेजिग्नेशन, ठीक है। इफ ही इज रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे बताओ कौन सी मेजोरिटी है, ठीक है। ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ने बोल दी मेजोरिटी पे हमें नहीं भारा, हटाओ इसको, तो उसको हटा दिया जाएगा। और सेम यहाँ पर होगा, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल लगाएगा, तो यहाँ पर भी डेप्यूटी चेयरमैन हटा दिया जाएगा। और देखो सबसे पहले चीज़ क्या है, 14 डेज का एडवांस नोटिस यहाँ पे देना होगा। क्या, 14 डेज का एडवांस नोटिस यहाँ पे देना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वापिस से देखते थे, पावर ऑफ द चेयरमैन आर सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन द स्पीकर डिसाइड्स अबाउट द मनी बिल। देखो मनी बिल कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है, डेप्यूटी चेयरमैन डिसाइड करता है, नो, ठीक है। द डेप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफिस, ठीक है। इफ चेयरमैन ऑफिस इज वैकेंट और एब्सेंट, अब देखो चेयरमैन की ऑफिस वैकेंट होगी या एब्सेंट होगी, तो डेप्यूटी चेयरमैन क्या करेगा, उस पर रिजाइड करेगा। लेकिन अगर
चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो कौन करेगा, ये कहाँ गए, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, जो नॉमिनेट होते हैं अमंग्स द मेंबर्स में से, उनमें से कोई भी एक यहाँ पे प्रिजाइड कर लेगा। कब, जब क्या होगा, एब्सेंट होगा। लेकिन अगर ये वैकेंट होगा, दोनों पोस्ट अगर वैकेंट है, खाली है, मतलब नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा, तो वैकेंट में कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर डिसाइड करेगा कि कौन रिजाइड यहाँ पे करने वाला है। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स दिमाग में रख लो, ठीक है, समझ में आ गया। बोथ कैसे डेप्यूटी चेयरमैन हैज द पावर ऑफ द चेयरमैन, ऑब्वियस सी बात है। तो समझ में आ गया आपको वैकेंट और एब्सेंट के बीच का फासला, यहीं पे एक पॉलिटिकल गवर्नेंस समझने वाला और ऊपर से ये फालतू का पढ़ने वाले का डिफरेंस यहाँ पे साफ हो जाता है यूपीएससी में। ठीक है, चलो अब देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर मनी बिल का। ठीक है, मनी बिल को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इससे पहले अब देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। ठीक है, हम बहुत आगे आ चुके हैं। ठीक है, हमने स्टेट गवर्नमेंट देखा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी। अभी हम क्या कर रहे थे, लेजिस्लेचर कर रहे थे। हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली को देखा। ठीक है, क्या देखा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली को देखा। लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल्स के हमने देखे क्या, कितने स्ट्रेंथ है, कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ थोड़ा। ठीक है, कंपोजिशन देखा। ठीक है, ये कंपोजिशन हमने देख लिया, राइट। तो हमने कंपोजिशन देख लिया लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इलेक्शन देख लिया, गवर्नर का इसके अंदर रोल देख लिया, ड्यूरेशन देख लिया। ठीक है, फिर हमने देखा मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में गिवन है, वो हमने मेंबर्स का क्वालिफिकेशन देख लिया। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन देखा है तो डिसक्वालिफिकेशन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या है, और डिफेक्शन में, एंटी डिफेक्शन में क्या गिवन है। तो हमने ये डिसक्वालिफिकेशन 3 टाइप के यहाँ देख डाले। ठीक है, ठीक है, फिर हमने देखा ड्यूरेशन असेंबली का और काउंसिल का ड्यूरेशन कितना होता है कि एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, कौन, काउंसिल, और असेंबली कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, वो डिसॉल्व हो सकती है। 5 साल के बाद तो होती है, वो 5 साल से पहले भी हो सकती है। ठीक है, गवर्नर कर सकता है अगर सीएम बोले कि भाई डिसॉल्व कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन के बाद हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स देखे। ठीक है, असेंबली में 2 होते हैं, कौन, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। उनका हमने इलेक्शन टर्म और वेकेशन देखा। क्या, वैकेंट कब होती है, वेकेशन नहीं, वैकेंट कब होती है। ठीक है, वो देखा, खाली कब होते हैं ये इनकी सीट्स। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई 2 चीज़ों में फ़र्क है, एक एब्सेंट में और वैकेंट में। ठीक है, एब्सेंट में क्या होगा कि भाई अगर स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है, ठीक है, तो कोई भी पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से जो सिलेक्टेड होते हैं अमंगस्ट देम, ठीक है, उनमें से कोई भी वो प्रिजाइड कर सकता है। लेकिन अगर वो वैकेंट होती है, क्या, पोस्ट अगर वैकेंट होती है तो गवर्नर सिलेक्ट करता है। ठीक है, हमने ये चीज़ देख ली। चलो फिर हमने वही लेजिस्लेटिव काउंसिल के हमने कंपोजिशन देखा, एक होता है चेयरमैन और एक होता है डेप्यूटी चेयरमैन, उसका इलेक्शन और वेकेशन, वैकेंट हमने देखा। वेकेशन, वी ऑल नीड वेकेशन भाई। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वेकेशन वेकेशन वेकेशन। ठीक है, ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई अगर एब्सेंट या वैकेंट होती है तो डेप्यूटी चेयरमैन संभालता है, लेकिन अगर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों ही क्या है, वैकेंट है, तो गवर्नर संभालता है, कौन प्रिजाइड करेगा। लेकिन अगर एब्सेंट है तो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से कोई भी उठेगा और वो सीट संभाल लेगा। ठीक है, तो एब्सेंट और वैकेंट में हमें फ़र्क करना है, एब्सेंट और वैकेंट में और वेकेशन में। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम स्टेट लेजिस्लेचर का देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से बिल किस हाउस में कितना इफेक्ट पड़ता है, किसके पास ज़्यादा पावर्स है बिल्स को लेके, असेंबली और काउंसिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनी बिल। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, मनी बिल, मनी, पैसा पैसा। ठीक है, चलो, आफ्टर पासिंग ऑफ मनी बिल बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया मनी बिल, तो वो गवर्नर को प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पे काउंसिल का कोई से नहीं होता है, उनको 14 दिन दिए जाते हैं। अगर उन्होंने पास करा तो बढ़िया, नहीं करा तो भी पास माना जाता है। ठीक है, तो भी पास माना जाता है। चलो अब गवर्नर को देखते हैं, गवर्नर के पास क्या क्या है इसके अंदर पावर मनी बिल को लेके, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, या तो वो असेंट दे सकता है कि हाँ भाई ठीक है, यस गो, आई गिव द असेंट, यस, विद होल्ड इज असेंट। ठीक है, गवर्नर आप मनी बिल के लिए विद होल्ड कर सकता है असेंट को कि यार मुझे थोड़ा लग रहा है, थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं विद होल्ड करता हूँ।
कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है, विदहोल्ड कर सकता है लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता, विदहोल्ड कर सकता है लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट असेंट, अब देखो ये इसके पास होती है इंपॉर्टेंट पावर, ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पावर आ जाती है गवर्नर की, वो प्रेसिडेंट के लिए रख देता है बिल। अब वो प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की बात हो गई, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास होती है अनलिमिटेड पावर्स, ठीक है। कौन कौन सी पावर्स होती है कि प्रेसिडेंट चाहे तो उसको असेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, लेकिन वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास भी दो लिमिटेड पावर हो गई कि असेंट दे दी या विदहोल्ड कर दी, लेकिन वो भी उसको रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नर के पास चार ऑप्शन होंगे, या तो बोलेगा हाँ, या बोलेगा अरे यार मैं इसको विदहोल्ड करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी पावर क्या है कि वो प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को क्या रख सकता है, रिजर्व में रख सकता है, कि मुझे लगता है प्रेसिडेंट जी आप इस बिल को देखिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है एट द एंड हु इज गवर्नर, हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है पूरा गवर्नर कि वो क्यों सेंटर की तरफ टिल्ट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई उनकी रोजी रोटी ही क्या देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है गवर्नर की, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कुछ बिल्स, मनी बिल्स वगैरह को क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं उनको परेशान करने के लिए रिजर्व कर देते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए, ताकि ठीक है भाई चलता रहेगा इनका। और इससे क्या होता है, मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेट के लिए, मशीनरी चलाने के लिए, तो इसलिए स्टेट क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है अपोजिशन पार्टीज मेनली, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है इनकी। चलो हमने मनी बिल देख लिया, चलो नेक्स्ट देखते हैं, डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज देखेंगे, ठीक है। When the legislative council after receiving the bill passed by the legislative assembly, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, ये कौन सी स्लाइड आ गई इसके अंदर मनी बिल के बाद, डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस, ठीक है, ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो उन्होंने मनी बिल तो हमने देख लिया कि मनी बिल किस तरीके से पास होता है, ठीक है। मैंने उसका बता ही दिया कि भी काउंसिल का कोई से नहीं होता मनी बिल में, 14 दिन मिले हैं, 14 दिन में करना है तो करो, पास नहीं करना तो भी ऑलरेडी पास मान दिया जाएगा, ठीक है। तो मनी बिल हो गया। और अदर देन मनी बिल्स क्या होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में डेडलॉक हो जाता है, ठीक है। इसमें तो काउंसिल के पास पावर्स नहीं है, लेकिन फिर डेडलॉक हो जाता है जब काउंसिल या असेंबली खुद मना कर देती है बिल के लिए, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल हुआ जैसे कि, ठीक है। तो डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज व्हेन द लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर रिसीविंग द बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास अब मनी बिल के अलावा पावर होती है दूसरे बिल पे कि वो रिजेक्ट भी कर सकती है बिल को, अमेंडमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकती है, और 3 महीने के अंदर वो क्या करती है, उसको रोके रखती है कि भी 3 महीने तक उन्होंने ना हाँ बोला है ना बोला है, ठीक है। या तो रिजेक्ट कर दिया या बोला कि ये अमेंडमेंट करके भेजो बिल तभी हम इसको पास करेंगे, या 3 महीने तक उस बिल को रोक के रख लिया किसने, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। तब क्या होता है, डेडलॉक बन जाता है दोनों के बीच में, असेंबली और काउंसिल के बीच में डेडलॉक बन जाता है, ना पास हो रहा है ना रिजेक्ट हो रहा है, एकदम से डेडलॉक बन गया, ठीक है। अब उस बिल को पास तो करना ही है, तो इसलिए क्या डेडलॉक के लिए ज्वाइंट होता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज टू रिजॉल्व अ डेडलॉक, द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ओवरराइड द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम, ठीक है। व्हेन अ बिल इज पास बाय द असेंबली फॉर द सेकंड टाइम एंड ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यार एक तो ये स्लाइड्स कहाँ से करी है इन्होंने, इट्स वेरी आई एम रियली सॉरी, ठीक है। स्लाइड्स बहुत ब्लर है, आपको सही दिख रहा है क्या? ये स्लाइड मैंने लास्ट में डालने के लिए कहा था, ये पहले कैसे आ गई है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही, ठीक है, चाहे स्लाइड बाद में आए या पहले आए। आपको एक चीज़ इसके अंदर क्लियर करते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में डेडलॉक होता है और दोनों राज्यसभा और लोकसभा डेडलॉक के लिए बैठती है, ठीक है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में किसके पास पावर होती है, असेंबली के पास पावर होती है, ठीक है। क्या होती है, असेंबली के पास पावर होती है, ठीक है। तो यही चीज़ समझाने के लिए स्लाइड लगाई गई थी,
पर ये तरीके से नहीं लगी क्योंकि ये मेरे को बहुत ब्लर दिख रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज टू रिजॉल्व द डेडलॉक। द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ओवरराइड द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम व्हेन द बिल इज पास्ड बाय द असेंबली फॉर द सेकंड टाइम एंड ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट्स द बिल अगेन except amend the assembly does not pass the bill within 1 month, the bill is deemed to have been passed by both the houses। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि पार्लियामेंट में दोनों का रोल होता है पास करने के लिए, और नहीं होता तो जॉइंट सिटिंग कर दी जाती है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में पल्ला भारी किसका होता है? लेजिस्लेचर असेंबलीज का पल्ला भारी होता है एज कंपेयर टू काउंसिल्स। ठीक है, असेंबलीज का पल्ला भारी होता है, तो असेंबली बोलता है करना है तो कर, नहीं करना तो हम वापस से इस बिल को वापस से डालेंगे। ठीक है, और हमने बिल वापस डाल दिया तो फिर वो वापस डालने के बाद सेकंड टाइम में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास क्या होता है, या तो वापस से रिजेक्ट करेगी या प्रपोज करेगी कि अमेंड कर दो। ठीक है, या क्या करेगी, उसको 1 महीने तक, अगर उन्होंने ये दोनों में से कुछ भी नहीं किया, 1 महीने तक बिल में कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या होगा, बिल को डीम कर दिया जाएगा कि वो पास हो चुका है। क्या 1 महीने तक अगर उन्होंने फिर वापस से सेकंड टाइम पे नहीं लिया उन्होंने एक्शन, तो बिल को डीम टू पास कर दिया जाता है। ठीक है, ये मनी बिल के अलावा जो दूसरे बिल होते हैं उनकी बात है। ठीक है, मनी बिल के अलावा और दूसरे जो बिल्स हैं उनकी बात है। मनी बिल का हमने देख ही लिया, ठीक है, उसमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई से नहीं होता है। अदर बिल्स में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई से नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, कोई भी से नहीं होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम टू रिजॉल्व द डेडलॉक अप्लाइज टू अ बिल ओरिजिनेटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं कर सकता, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली ही कर सकती है। Only if the bill originated in the council and sent to the assembly and assembly reject the bill builds an amendment। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कर दिया गया है बढ़िया सी पार्शियलिटी, बढ़िया सी। ठीक है, 2 पार्ट्स हो गए, 2 हाउसेस हो गए। जो असेंबली है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, राइट, डायरेक्टली इलेक्टेड होती है। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पीपल का होता है, ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। और जो काउंसिल होती है वो इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, हमने इसका कंपोजिशन देखा था, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंपोजिशन देखा था कैसे इसमें नॉमिनेशंस होती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर। अब सिंपल सी बात है, कोई भी बिल असेंबली अगर पास करती है, चाहे वो मनी बिल हो या मनी हो या अदर बिल हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बहुत ही कम पावर्स होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हैं, कुछ मंथ्स के लिए बिल को रोक सकती है। ठीक है, कुछ मंथ्स के लिए बिल को रोक सकती है, लेकिन वो पास हो जाएगा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली वापस से क्या करेगा, उस बिल को पास करेगा। लेकिन ये अगर वाइस वर्सा हो जाए, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई बिल डाला और असेंबली वालों ने रिजेक्ट कर दिया, फिर उन्होंने, क्या वो वापस से बिल डाल सकती है? नो, वो वापस से बिल नहीं डाल सकती, काउंसिल वापस से बिल नहीं डाल सकती, लेकिन असेंबली ये सब कर सकती है। तो मतलब यहाँ का डॉन कौन, असेंबली। कौन है डॉन, असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे डॉन है एज पर द पासिंग ऑफ द बिल्स। ठीक है, आगे समझ। ठीक है, अब गवर्नर्स की यहाँ पे पावर है। एक तो मुझे ये स्लाइड्स वगैरह बहुत उल्टी सीधी लग रही है। ठीक है, ये टीम मेंबर्स ने पता नहीं कौन सी स्लाइड कहाँ लगा दी है, तो मेरे को भी कंफ्यूजन में क्रिएट कर दिया है इसके। ठीक है, अब जो बिल है वो दोनों हाउसेस से पास हो चुका है। ठीक है, दोनों हाउसेस से बिल पास हो चुका है। अब वो किसके पास आएगा, गवर्नर के पास आएगा। किसके पास आएगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास आएगा। गवर्नर ऑफ द स्टेट पहले वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है। गवर्नर ऑफ स्टेट के पास आया। आफ्टर द पासेस ऑफ बोथ द हाउसेस बिल इज प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नर। अब गवर्नर के पास क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, गवर्नर के पास क्या क्या अथॉरिटी है उस बिल को लेके, वो देखते हैं। ठीक है, गवर्नर के पास 4 चीजें हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले मे गिव हिज असेंट टू द बिल, की हरी झंडी दिखा दी, हाँ भाई ले जाओ। मे विद होल्ड हिज असेंट, उनको लगता है कि यार अब ये बिल को मैं इतनी जल्दी नहीं दे सकता,
परमिट, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा विदहोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ अ बिल अदर देन मनी बिल ही में रिटर्न द बिल विद अ मैसेज। उन्होंने बोला कि भाई मनी बिल को नहीं कर सकते रिटर्न, पता है ना, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, उसके अलावा और कोई बिल को ये रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी मैसेज उसके साथ डाल सकते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, कुछ अमेंडमेंट इसके अंदर चाहिए, ठीक है, कुछ रिकमेंडेशंस डाल दिए, ठीक है। और मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द गवर्नर कि उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए कर दिया, ठीक है। कंपल्सरी इन केस द लॉ इज क्वेश्चन वुड डिमिनिश द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, अगर कोई हाई कोर्ट की पावर है या कॉन्स्टिट्यूशन है या डीपीएसपी है, किसी का भी अगर उल्लंघन कर रहा है वो स्टेट का बिल, तो वो क्या करेगा, गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रख देगा कि अब प्रेसिडेंट देखेगा ये बिल, हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है सर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है, ठीक है। तो गवर्नर के पास चार चीज़ें हैं, तो या तो वो दे देगा सेंड, या विदहोल्ड कर देगा, या वो बिल को वापस कर देगा एक्सेप्ट मनी बिल, और कुछ मैसेज के साथ उसको वापस कर देगा, या वो प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया ये। इन केस ऑफ अ स्टेट बिल रिसीव फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ही कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास मिला है क्या, प्रेसिडेंट के पास गया है बिल, इसके बाद प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट के पास क्या है, मनी बिल में या तो वो असेंट दे देगा या असेंट को विदहोल्ड कर देगा, मतलब रिटर्न नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, ठीक है, या तो दे देगा या विदहोल्ड कर लेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। या अगर कोई और बिल है तो असेंट दे सकता है या रिटर्न भी कर सकता है बिल को, ठीक है। The state legislature must consider the bill within 6 months. If pass against, without or with amendment, फिर भी वो प्रेसिडेंट को होगा वापस से होगा, और प्रेसिडेंट क्या बोलेगा कि भाई प्रेसिडेंट कोई बाउंड नहीं है उसको वो करने के लिए। जैसे कि अब देखो, जब आपने पार्लियामेंट पढ़ा था, ठीक है, जब मैंने आपको बोला था पार्लियामेंट पढ़ाया था, तब क्या हो रहा था, जैसे ही वापस से बिल पास होता था ना प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने बोलता कि नहीं मुझे बिल में कुछ खराबी रख रही है, वापस से भेज दिया, तो प्रेसिडेंट के पास वापस से अगर बिल पास होता था तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ती थी सेकंड टाइम में, प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ती थी सेकंड टाइम में। लेकिन स्टेट बिल में अगर वो स्टेट बिल वापस से आया किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न करा, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास वो बिल वापस से आया, ठीक है, ठीक है, 6 महीने देते हैं किसको, स्टेट को, और स्टेट लेजिस्लेचर को कि भाई 6 महीने में रिकंसिडर करो और फिर देखो, फिर वापस से प्रेसिडेंट को भेजेंगी। अब प्रेसिडेंट उसको वापस से रिजेक्ट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर का पावर इधर लो है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, वहां पे प्रेसिडेंट के लिए हाई था, ठीक है, पार्लियामेंट का पावर वापस से करा तो करना पड़ेगा तुझे एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को वीवीआईपी दिया गया है कि अगर वो चाहेगा तो उसको वापस से रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन ये पार्लियामेंट में नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे बना देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। अगर पार्लियामेंट है, ठीक है, वहां पे अगर बिल पास्ड अगेन, ठीक है, बाय बोथ द हाउसेस, तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों ने कर दिया है तो असेंट देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने असेंट दे दिया है, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टेट का है, उनको 6 महीने मिले कि रिकंसिडर करो, 6 महीने बाद उन्होंने वापस से पास कर दिया बिल, दोनों हाउसेस ने पास द बिल, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या है कि वो उसको वापस से रिजेक्ट या रिटर्न अगेन कर सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। प्रेसिडेंट के दो पार्ट्स, पार्लियामेंट में नहीं कर सकती, असेंट देना पड़ेगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में वो क्या है, प्रेसिडेंट के पास है कि वो उसको क्या करना चाहते हैं, वापस से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का इन दोनों में पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, ये याद रखना। यूपीएससी में यहीं से क्या होता है, बच्चों का माइंड ट्विस्ट हो जाता है कि अच्छा वहां पर तो यहाँ पर भी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने ये छोटा सा आपको चार्ट बन के समझाया किस तरीके से प्रेसिडेंट के दोनों जगह पे डिस्क्रिप्शन डिफरेंट डिफरेंट गिवन है, ठीक है। चलो, हो गया आज का अपना लेक्चर कंप्लीट। अच्छा चलो, तो ये था हमारा लेक्चर, थोड़ा बड़ा हुआ होगा क्योंकि सबसे पहले तो ये स्लाइड्स वगैरह जो मुझे कंफ्यूजन में डाली है, क्योंकि मैंने पहले वाली स्लाइड्स नहीं देखी थी, ठीक है।
मैंने बहुत सिंप्लीफाई स्लाइड्स के लिए बोला था, ये थोड़ा इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया एक ही स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। बट होप जो अपना बेसिक था वो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। वही हमें यहाँ पे देखना था। स्टेट लेजिस्लेचर हमने देखा, कंपोजिशन देखा, हमने यहाँ पे लेजिस्लेचर देखना था, काउंसिल और असेंबली का, ठीक है। हमने काउंसिल असेंबली का क्या देख लिया, कंपोजिशन देख लिया दोनों का। कंपोजिशन देखने के बाद हमने क्वालिफिकेशन देखा, और क्वालिफिकेशन के बाद क्या देखते हैं हम, डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद हमने ड्यूरेशन देखा दोनों का। ड्यूरेशन के बाद हमने देखा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं और उनके क्या रोल्स हैं, ठीक है। ये देखो क्या रोल्स हैं। और हमने वैकेंट और एब्सेंट के बीच में समझ में आया, वैकेंट और एब्सेंट के बीच में क्या फ़र्क पड़ जाता है वो भी हमने इस लेक्चर में देखा, ठीक है। ये हमने इसका देख लिया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऑफिसर्स, ठीक है। इसमें भी वैकेंट और इसका एब्सेंट का देख लिया। अब हमने देखा मनी बिल को लेकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के बीच में क्या फ़र्क आता है, और गवर्नर के पास क्या इसके अंदर ऑप्शंस रहते हैं मनी बिल को लेके, ठीक है। और मनी बिल के अलावा और बिल में क्या रहता है, काउंसिल का असर कितना रहता है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ज़्यादा बड़ी है कि असेंबली ज़्यादा बड़ी है, ऑब्वियसली असेंबली यहाँ पे वीवीआईपी है, ठीक है। ये देख लिया हमने, ये देख लिया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सबसे बड़ा कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड होती है और कोई भी बिल यहाँ पे ये पास करती है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई से नहीं होता है, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे गवर्नर की पावर क्या होती है बिल्स को लेके, सबसे बड़ी पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व रखता है। और प्रेसिडेंट का अगर हम देखे जाएं तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर में दोनों में डिफरेंट रोल प्ले करता है। पार्लियामेंट अगर बिल वापस पास हुआ तो असेंट देनी पड़ेगी, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटर में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे प्रेसिडेंट का पल्ला भारी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर हो चुका है कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद अस। आई नो थोड़ा लेक्चर बड़ा हुआ होगा, थोड़ा बोरिंग हुआ होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमें लेक्चर, यहाँ पे हम पिक्चर नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंटेंट देख रहे हैं, ये जो कंटेंट था ये सफिशिएंट था आपके लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट करके मैं कचरा नहीं देना चाहती आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रोज़ एक लेक्चर आएगा, रोज़ देखो पढ़ो, ठीक है। चलो।